गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है हिंदी वो करवा रही हूँ। तो उसमें देखो, हिंदी टीचिंग में आपका चल रहा है शिक्षण विधियाँ। तो मैंने इससे पहले जो आपकी शिक्षण विधियाँ करवाई थी वो शिक्षण विधियाँ दोबारा से फिर थोड़ी सी रिपीट कर देती हूँ। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको करवाई थी पर्यवेक्षित विधि, फिर उसके बाद मैंने आपको सबसे पहली थी आपकी पर्यवेक्षित, फिर थी प्रयोजन विधि, फिर अभिक्रमित अनुदेशन विधि, फिर था आपका क्षेत्रीय भ्रमण, उसके बाद सामुदायिक संसाधन के बाद आपको मैंने कंप्यूटर करवाया था। कंप्यूटर के बाद जो मैं आज को करवा रही हूँ आपको वो है आपकी शिक्षण विधि है दूरदर्शन। तो ये दूरदर्शन आपकी जो शिक्षण विधि है वो है। इससे पहले मैंने आपको 7 शिक्षण विधियां करवा दी हैं और ये 8वीं शिक्षण विधि है जो आज आपकी वो है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन है जो हमारा दूरदर्शन जन संचार साधनों के अंतर्गत जितने भी उपलब्ध सभी साधनों में से सबसे क्या है सशक्त साधन है, सशक्त माध्यम है, क्योंकि इसमें क्या है श्रव्य यानी कि देखने श्रव्य संप्रेषण के साथ साथ इसे दृश्य साधन भी इसमें उपलब्ध है, यानी कि इसमें श्रव्य और दृश्य दोनों ही साधन उपलब्ध हैं। यानी कि हम देखने के साथ साथ सुनने के साथ साथ हम उस चीज को देख भी सकते हैं। तो जो ये हमारा दूरदर्शन है ये श्रव्य और दृश्य दोनों ही माध्यम से इसमें शिक्षा दी जाती है। और भारत में जो है दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ था? 1955 में हुआ था। कब हुआ था प्रारंभ इसका? भारत में 1955 में इसका दूरदर्शन जो हमारा शिक्षण विधि है जो उसका संचार हुआ था वो हुआ था 1955 में हुआ था। और तभी से जो हमारी शैक्षणिक समस्याएं हैं, यानी कि जो हमारी शिक्षा से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए इसका क्या किया गया, इसको प्रारंभ किया गया। और जो दूरदर्शन पाठ्यक्रम अथवा जो हमारी सामान्य शैक्षिक संकल्पनाओं से संबंधित कार्यक्रम है जो वो शैक्षिक दूरदर्शन का ही एक अंग है। अब है शैक्षिक जो हमारा शैक्षिक दूरदर्शन का वर्गीकरण। किसका? शैक्षिक दूरदर्शन का वर्गीकरण। जो आपका टॉपिक है वो है शैक्षिक दूरदर्शन का वर्गीकरण। शैक्षिक दूरदर्शन का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? इसका वर्गीकरण है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण हुआ। कौन कौन सा? पहला वर्गीकरण है जो हमारा जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन का जो वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ है। पहला तो है स्थान, दूसरा है शिक्षा के प्रकार। पहला तो है स्थान पर, पहला तो है इसका स्थान पर, पहला है स्थान पर और दूसरा है इसका शिक्षा से संबंधित। किससे? शिक्षा से संबंधित दूसरा वर्गीकरण है। तो इसमें देखो पहला तो है स्थान पर और जो दूसरा है वो है शिक्षा के प्रकार। दूसरा है शिक्षा के प्रकार। किसके प्रकार? शिक्षा के प्रकार की शिक्षा किसके माध्यम से दी जाती है, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो इसमें देखो सबसे पहला जो है वो है इसमें कि जो दूरदर्शन है उसमें स्थान के आधार पर, पहला तो था स्थान, तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। इसके बारे में होता है स्थान के आधार पर। तो इसमें देखो स्थान के आधार पर तो जो हमारा शैक्षिक दूरदर्शन है उसको आगे 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। इसको भी आगे अब 2 प्रकार में से वर्गीकृत किया गया है इस चीज को स्थान के आधार पर। पहला तो है खुला परिपथ दूरदर्शन। पहला तो आता है खुला परिपथ दूरदर्शन। और उसके बाद इसमें जो दूसरा है वो है बंद परिपथ दूरदर्शन। कौन सा? बंद परिपथ दूरदर्शन। खुला और बंद जो है वो परिपथ दोनों प्रकार का दूरदर्शन है।
तो इसमें देखो पहला है जैसे कि खुला जो हमारा परिपथ दूरदर्शन है, इसका प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र द्वारा किया जाता है। केंद्र द्वारा वायु के माध्यम से कार्यक्रम ग्रहण कर किया जाता है और इसके साथ ही जो विभिन्न हमारे स्थानों पर को प्रेषित किया जाता है कि हमारे देश में सामान्यतः इसी माध्यम से दूरदर्शन का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में भी इसी के माध्यम से, जैसे कि इसका प्रसारण केंद्र द्वारा किया जाता है और वायु में जो है वायु के माध्यम से कार्यक्रम को ग्रहण किया जाता है और ये विभिन्न स्थानों को प्रेषित किया जाता है और हमारे देश में सामान्यतः इसी के माध्यम से जो है दूरदर्शन का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें दूसरा इसमें है बंद परिपथ दूरदर्शन। पहला तो था खुला परिपथ दूरदर्शन, अब जो दूसरा है वो है बंद परिपथ दूरदर्शन। तो इसमें बंद परिपथ दूरदर्शन का प्रयोग उच्च स्तर की जो हमारे शैक्षिक संस्थाएं हैं संस्थाओं तक ही सीमित है और यह एक प्रकार का स्थानीय व्यवस्था है, यानी कि जो ये दूरदर्शन की व्यवस्था की जाती है उसी एरिया द्वारा की जाती है और ये क्या होता है स्थानीय, जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं और ये बड़ी संस्थाओं में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है बंद में, जो किसी भी विशेष क्षेत्र के आने वाली जो भी एक या अधिक जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उन तक ही ये सीमित होता है। दूसरा है इसमें शिक्षा के प्रकार। एक तो था स्थान पर, पहले तो मैंने शैक्षिक दूरदर्शन का वर्गीकरण किया था, यह दो प्रकार का होता है। पहला तो था स्थान पर, दूसरा था शिक्षा के प्रकार। तो पहला स्थान में था आपका खुला परिपथ दूरदर्शन, दूसरा था आपका बंद परिपथ दूरदर्शन स्थान के बाद। अब मैं जो दूसरा करवा रही हूँ वह है शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार कितने हैं? शिक्षा के प्रकार दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? उन दोनों के नाम मैं आपको बताऊंगी। पहला तो था आपका अनौपचारिक शैक्षिक प्रशासन, इसके प्रकार बता रही हूँ। इसमें पहले जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है उसके प्रकार, इसमें पहला प्रकार बताया जाता है कि अनौपचारिक, पहला प्रकार है इसमें अनौपचारिक शैक्षिक प्रशासन, अनौपचारिक शैक्षिक प्रशासन। और दूसरा इसमें आ जाता है औपचारिक। कौन सा? औपचारिक। पहला है प्रसारण जो अनौपचारिक प्रसारण, दूसरा है औपचारिक प्रसारण। दूसरा है औपचारिक प्रसारण, औपचारिक प्रसारण। पहला तो है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक प्रसारण। तो जो हमारा अनौपचारिक प्रसारण है उसमें देखो इन प्रसारणों का सीधा संबंध तो स्कूली पाठ्यक्रमों से नहीं होता। जो हमारा ये अनौपचारिक प्रसारण है इसका संबंध किससे? स्कूलों से सीधा संबंध नहीं होता, परंतु जो छात्रों को ज्ञान वर्धन करने में ये प्रसारण बहुत ही सहायक है, यानी कि ये बच्चों को नॉलेज तो देता है। इस प्रसारण में क्या होता है? इस प्रसारण में नृत्य, नाटक, संगीत, बच्चों के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम, देश विदेश की घटनाएं से संबंधित कार्यक्रम, खेल जगत से संबंधित कार्यक्रम और सामाजिक जो विशेष कार्यक्रम है उनसे संबंधित होता है। कौन सा? अनौपचारिक दूरदर्शन। अब जो दूसरा है औपचारिक दूरदर्शन, ये प्रसारण प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे शैक्षिक संस्थाएं हैं उनसे संबंधित होता है। इस प्रकार का जो कार्यक्रमों में प्रसारित होने वाले पाठों में विशेषज्ञ द्वारा तैयार करवाया जाता है। ये प्रसारण निम्नलिखित वर्गों पर आधारित होता है। पहला तो इसमें देखो जो कि ग्रामीण तथा, इसमें जो औपचारिक शैक्षिक प्रसारण है उसमें एक नंबर है कि जो हमारे ग्रामीण तथा पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। किसका? दूरदर्शन का। यानी कि जो ग्रामीण एरिया या जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त करवाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? दूरदर्शन का। उसके बाद दो नंबर है कि जो हमारे स्कूल छात्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों पर भी इसमें प्रसारण करवाया जाता है। तीसरा है स्कूली छात्रों के पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में भी और विश्वविद्यालय के छात्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों पर भी और जो हमारे प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अब जो हमारा औपचारिक शैक्षिक प्रसारण है उसका उपयोग। उसके बाद जो हमारा शैक्षिक दूरदर्शन तथा
तथा अध्यापक। कौन? शैक्षिक दूरदर्शन तथा अध्यापक। इसमें दो वर्ड आता है, शैक्षिक प्रशासन व दूरदर्शन। शैक्षिक प्रशासन व दूरदर्शन। तो इसमें देखो जो हमारा शैक्षिक है, शैक्षिक दूरदर्शन तथा अध्यापक। कौन है? शैक्षिक दूरदर्शन व अध्यापक। इसमें कौन है? शैक्षिक दूरदर्शन व अध्यापक। शैक्षिक दूरदर्शन व अध्यापक। तो जो हमारा दूरदर्शन है, शैक्षिक दूरदर्शन के क्षेत्र में शिक्षक की विशेष भूमिका होती है। किसमें? शैक्षिक दूरदर्शन के क्षेत्र में जो हमारा शिक्षक है उसकी विशेष भूमिका होती है। सर्वप्रथम शिक्षक को विभिन्न पत्र पत्रिकाओं अथवा दूरदर्शन केंद्रों से आवश्यक जो सामग्री प्राप्त करके सभी शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह जानकारी वह अपने छात्रों को दे। तत्पश्चात मनोवैज्ञानिक रूप से जो हमारी शैक्षिक प्रसारण देखने के लिए छात्रों को प्रेरित करे तथा उनके देखने के लिए छात्रों की आयु, मानसिक स्तर आदि का ध्यान रखे और शिक्षक को कार्यक्रम आने से पूर्व जो है टेलीविजन सेट पहले एक बार चलाकर देखना चाहिए। छात्रों के बैठने का स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रसारण के समय पूर्ण अनुशासन होना चाहिए। कार्यक्रम से संबंधित जो प्रमुख बिंदु हैं पहले से छात्रों को स्पष्ट करने चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार छात्र नोट्स लेते रहें और प्रसारण के समय छात्रों को अनुशासन पर एक नज़र रखनी चाहिए और साथ बैठने के ढंग पर भी ध्यान देना चाहिए। और प्रसारण जो हमारा प्रसारण कार्यक्रम के पश्चात जो प्रसारण विषय पर छात्रों को एक साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए और छात्रों की जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। और शैक्षिक प्रसारण में रह गए तथ्यों को अपनी जो वार्ता है उसके माध्यम से उसको पूरा करना चाहिए। यानी कि जो हमारा शैक्षिक दूरदर्शन तथा अध्यापक है दोनों के बारे में, यानी कि जो भी दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं उन कार्यक्रमों की जानकारी पहले अध्यापक को होनी चाहिए और उसी के आधार पर अध्यापक को पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। और जो भी कार्यक्रम उस पर दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है अगर उसमें कोई तथ्य बच्चों को स्पष्ट नहीं होते तो उन तथ्यों को पूर्ण अपनी वार्तालाप से बच्चों को उन तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिए। तो ये आपका हो गया शैक्षिक दूरदर्शन में अध्यापक। अब है दूरदर्शन के लाभ। दूरदर्शन के लाभ देखो कि हमें दूरदर्शन के क्या क्या लाभ हैं। दूरदर्शन के लाभ, दूरदर्शन के लाभ। तो इसमें देखो एक नंबर लाभ है कि जो हमारा दूरदर्शन के कार्यक्रम हैं वो विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अतः ये कार्यक्रम छात्रों को विषय की विस्तृत जानकारी प्रदान करने में सहायता करते हैं। जो ये दूरदर्शन पर कार्यक्रम किए जाते हैं जो उसमें विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ द्वारा इनको तैयार किया जाता है और जो विषय होते हैं उस विषय की जो पूर्ण जानकारी इसके माध्यम से बच्चों को प्रदान की जाती है। 2 नंबर है कि दूरदर्शन की सहायता से एक ही समय में अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यानी कि दूरदर्शन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है। 3 नंबर है कि दूरदर्शन कार्यक्रम है जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी प्रसारित किए जाते हैं। वहाँ रहने वाले विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि जो दूरदर्शन के माध्यम से अगर जो दूर लोग रहते हैं जिस एरिया में क्या शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती तो वो लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम अधिगम प्रक्रिया को सुधारने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि दूरदर्शन पर प्रसारित शिक्षा कार्यक्रमों में जो दृश्य श्रव्य सामग्री के उपकरणों की पूर्ण योजना होती है और जो हमारे क्रमिक प्रस्तुतिकरण और एकीकरण को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। 5 नंबर है कि जो हमारा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देखकर अध्यापक भी अपने यानी कि जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम आते हैं उन कार्यक्रमों को देखकर अध्यापक भी अपने अध्ययन कौशलों को सुधारने के लिए इसका मार्गदर्शन
प्राप्त कर सकते हैं। और हिंदी शिक्षण में जो कहानी है, कविता है, शिक्षण आदि को प्रभावी रूप से इसके माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये तो हो गए दूरदर्शन के लाभ। अब है इसकी सीमाएं, लिमिटेशन, सीमाएं 2 नंबर इसमें आ जाता है। सीमाएं तो सीमाएं देखो कौन कौन सी हैं इसकी दूरदर्शन की सीमाएं। तो पहली सीमा, पहली लिमिटेशन है कि बिना सरकारी अनुदान के दूरदर्शन की व्यवस्था करना सामान्यतः शैक्षिक संस्थाओं के लिए कठिन है। यानी कि अगर सरकार द्वारा उनको जो है इसकी धन की व्यवस्था नहीं होती, धन की व्यवस्था के बिना हम दूरदर्शन की व्यवस्था नहीं कर सकते। और साथ ही दूरदर्शन के खराब हो जाने पर इसकी मरम्मत के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। इस पर भी काफी व्यय होता है। और दूरदर्शन प्रसारण दिखाने के लिए अनेक संस्थाओं के पास है स्थान का अभाव है। पास से कार्यक्रम देखने के छात्रों के नेत्र कमजोर हो सकते हैं और जो दृष्टि दोष होने का इसमें भय बना रहता है। और जो हमारी प्राय शैक्षिक संस्थाएं हैं, संस्थाओं में दूरदर्शन जो है प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को दोहराया भी जा सकता है। यानी कि जो हमारे शैक्षिक संस्थाओं में जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा को दोहराया जा सकता है, लेकिन जो दूरदर्शन पर जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा को हम दोबारा नहीं दोहरा सकते। तो जो मैंने आज आपको करवाया था दूरदर्शन जो है शिक्षण विधि, दूरदर्शन शिक्षण विधि में मैंने आपको और इसमें सबसे पहले जो है दूरदर्शन का जनसंचार साधनों के अंतर्गत ये जो है साधन, उपलब्ध साधन, जो सभी साधनों में सबसे सशक्त साधन है कौन सा, दूरदर्शन। क्योंकि इसमें श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार का संप्रेषण होता है। और भारत में जो दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था वो 1955 में हुआ था। तभी से ये शैक्षिक समस्याओं के निराकरण के लिए इसका क्या प्रारंभ हुआ था। और दूरदर्शन का पाठ्यक्रम अथवा जो हमारा सामान्य शैक्षिक संकल्पनाओं से संबंधित कार्यक्रम इसमें शैक्षिक दूरदर्शन का अंग बन चुका है। अब जो हमारा शैक्षिक दूरदर्शन है इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ है। पहला तो था स्थान के आधार पर, दूसरा था इसमें शिक्षा के प्रकार। तो सबसे पहले मैंने स्थान के आधार पर, जैसे कि अगर इसका प्रसारण केंद्र पहले में तो खुला, यानी कि खुला परिपथ, स्थान के आधार पर खुला परिपथ दूरदर्शन, दूसरा था बंद परिपथ दूरदर्शन। तो खुला परिपथ दूरदर्शन था उसका आयोजन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसमें जो है केंद्र माध्यम कार्यक्रम ग्रहण किया जाता है तथा जो विभिन्न स्थानों को प्रेषित किया जाता है। और हमारे देश में सामान्यतः इसी के माध्यम से दूरदर्शन का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर था इसमें बंद परिपथ दूरदर्शन। बंद परिपथ दूरदर्शन है का प्रयोग है उच्च स्तर की जो शैक्षिक संस्थाएं हैं तक ही सीमित होता है। यह एक प्रकार की जो स्थानीय व्यवस्था, यानी कि जिस एरिया में लोग रहते हैं केवल उसी एरिया में स्थानीय व्यवस्था होती है जो किसी भी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती है। और इसमें दी जाने वाली जो शिक्षा है 1 से अधिक शैक्षिक संस्थाओं तक ही सीमित होती है, 1 या 2 संस्थाओं तक ही इसकी जो सीमित होती है। और उसके बाद मैंने इसके प्रकार बताए थे। इसकी शिक्षा के प्रकार 2 प्रकार के हैं। जैसे पहला था अनौपचारिक शैक्षिक प्रसारण, दूसरा था औपचारिक शैक्षिक प्रसारण। अनौपचारिक में इस प्रसारणों का संबंध तो स्कूली पाठ्यक्रमों से तो नहीं होता, परंतु छात्रों को ज्ञानवर्धन करने का प्रसारण बहुत ही आवश्यक है। प्रसारणों में जैसे कि आपको नृत्य, नाटक, संगीत, बच्चों के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम, देश विदेश की घटनाओं से संबंधित कार्यक्रम और खेल जगत से संबंधित कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम इसी के माध्यम से दिखाए जाते हैं औपचारिक शैक्षिक प्रसारण में। दूसरा था आपका औपचारिक प्रसारण। औपचारिक प्रसारण ये प्रसारण प्रत्यक्ष एवं शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले पाठों का विशेष विशेषज्ञ द्वारा इनको तैयार किया जाता है। जैसे कि जो हमारे ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के लिए। दूसरा था जो छात्र हैं स्कूल छात्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों पर और स्कूली छात्रों के पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में और विश्वविद्यालय के छात्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों पर और प्रौढ़ शिक्षा के लिए और साथ ही अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए। उसके बाद है शैक्षिक दूरदर्शन एवं अध्यापक, यानी कि
शैक्षिक दूरदर्शन का क्षेत्र शिक्षक की विशेष भूमिका होती है। सर्वप्रथम शिक्षक को विभिन्न पत्र पत्रिकाओं तथा दूरदर्शन की आवश्यक जो सामग्री प्राप्त करके सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और यह जानकारी अपने छात्रों को देने के पश्चात मनोविज्ञान को शैक्षिक प्रसारण देखने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए और उनके देखने के लिए आयु और उनके मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए और उनके बैठने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद मैंने प्रसारण कार्यक्रम खत्म होने के पश्चात अगर कोई तथ्य बच्चों को नहीं समझ में आते तो उन पर पूर्ण वार्तालाप कर बच्चों को उन तथ्यों को समझाना चाहिए। उसके बाद मैंने इसके लाभ बताए थे कि दूरदर्शन जो कार्यक्रम है उसके विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है, अतः ये जो कार्यक्रम है छात्रों को विषय विस्तार की जो उनको पूर्ण विस्तृत जानकारी मिलती है और दूरदर्शन की सहायता से एक ही समय में अधिक से अधिक जो है छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है और जो दूरदर्शन कार्यक्रम दूर दराज के क्षेत्रों में भी प्रसारित किए जाते हैं और वहाँ रहने वाले विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। ये कार्यक्रम अधिगम प्रक्रिया को सुधारने में बहुत ही सहायक होते हैं क्योंकि ये दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं और दूरदर्शन कार्यक्रम को देखकर अध्यापक अपने अध्ययन कौशल को सुधारने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सके और हिंदी शिक्षण में कहानी, कविता शिक्षण आदि प्रभावी रूप से इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद इसके लिमिटेशन, पहला था बिना सरकारी अनुदान के दूरदर्शन की व्यवस्था करना सामान्यतः शैक्षिक संस्थाओं के लिए कठिन है और साथ ही दूरदर्शन के खराब हो जाने पर किसी विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, उस पर भी काफी व्यय होता है। उसके बाद दूरदर्शन प्रसारण दिखाने के लिए अनेक संस्थाओं में स्थान का अभाव है। पास से कार्यक्रम देखने से छात्रों के नेत्र कमजोर हो जाते हैं और दृष्टि दोष होने का भय बना रहता है। प्राय शैक्षिक संस्थाओं में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को दोहराया जा सकता है। शैक्षिक संस्थाओं में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को दोबारा दोहराया जा सकता है। तो जो मैंने आज शिक्षण विधि करवाई थी वो दूरदर्शन से संबंधित थी। अब जो आपकी एक शिक्षण विधि बची है, टोटल आपकी 8 शिक्षण विधियां हैं। इसमें पहली थी आपकी पर्यवेक्षित विधि, परियोजना विधि, अनुदेशन अभिक्रमित विधि, सामुदायिक विधि, फिर था आपका क्षेत्रीय भ्रमण, उसके बाद आपका था इसमें आ गया ये दूरदर्शन आ गया, कंप्यूटर आ गया। अब जो आपकी एक शिक्षण विधि बची है वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास है जो आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।